लड़कियों को फंसाकर उनके शरीर के स्किन की जा रही है स्मगलिंग। लेकिन क्या होगा जब इन लोगों का सामना एक शातिर लड़की से होगा? तो क्या यह लड़की इन स्मगलिंग करने वाले सभी लोगों को पकड़ने में कामयाब होगी या फिर उनके जाल में खुद ही फंस जाएगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी के एंड में आपको एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट तो देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप भी इस लड़की के शातिर दिमाग के दीवाने हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, आपको भी ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से, जहां पर हम देखते हैं कि विक्रम ग्रुप का एमडी एक डॉक्टर को अर्जेंटली अपने ऑफिस बुलाता है। दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर किरणमयी। अब ये दोनों ऑफिस में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तभी एमडी कहता है कि मेरे वाइफ के चेहरे पर रिंकल्स दिख रहे हैं। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने की वजह से मेरी वाइफ तो 3 हफ्तों से घर के बाहर भी नहीं निकली है। इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज बताइए। डॉक्टर किरणमयी कहती है कि हाँ, सोल्यूशन तो है। एज बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर रिंकल्स भी बढ़ने लगते हैं। उसे हाइड करने के लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ और इंजेक्शंस है, लेकिन वो तो बस टेम्पररी है और किसी किसी के चेहरे पर तो वो भी काम नहीं करता। विक्रम उससे पूछता है कि तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर किरणमयी बताने लगती है कि इसका एक सोल्यूशन है स्किन ग्राफ्टिंग। इस मेथड से काफी सालों तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, लेकिन ये मेथड और ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेम ब्लड ग्रुप वाला डोनर मिलना चाहिए। उसके बाद डोनर की स्किन लेकर आपकी वाइफ के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। मार्केट में 1 इंच की कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है और अगर आपके पास पैसे भी हो तो डोनर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये बात सुनकर विक्रम कहता है कि मैडम, मुझे पता है इस दुनिया के बहुत सारी जगहों पर ऑर्गन्स की इलीगल स्मगलिंग होती है और आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे पास बहुत पैसा है, आप सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कीजिए और डोनर को ढूंढिए। मैं आपको जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर किरणमयी हैदराबाद में रहने वाले एक एमएलए गुरुमूर्ति को कॉल करती है और उससे कहती है कि एक क्लाइंट मिला है जो जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है। अब बस आपको AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़कियों को ढूंढना है। उसके बाद गुरुमूर्ति अपने आदमियों से कहता है कि हमें फटाफट से एक लड़की चाहिए, तुम अन्नू को कॉल करो और उसे मुझसे तुरंत ही मिलने के लिए कहो। अब यहाँ दूसरी तरफ हम तनिष नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी लड़की के साथ गुट्टर कर रहा था। तभी वहाँ पर अनु नाम की एक लड़की आती है। वो उसे बिना बताए उसके जेब से गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से जाने लगती है। दरअसल दोस्तों, तनिष ड्रग्स का आदी हो चुका था और वो अनु से ही ड्रग्स खरीदता था, लेकिन अभी तक उसने अनु को पैसे नहीं दिए थे। इसलिए अनु उसकी गाड़ी ऐसे ही बिना बताए ले जाने लगती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं तनिष अनु के अड्डे पर जाकर उसके पैसे दे देता है और अनु उसको गाड़ी की चाबी दे देती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, तो अब तुम कैसे माल खरीदोगे? मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अगर वो काम तुम कर दोगे तो 1 साल का पूरा माल मैं तुम्हें दे दूंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर 1 साल बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम तनिष को देखते हैं। वो किसी अपार्टमेंट से बाहर आकर बहुत ही गुस्से से अपनी कार में बैठ जाता है। अब उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में हम पूजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। पूजा श्रुति से कहने लगती है कि दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो हमारे साथ कुछ कर लेगा तो। तब श्रुति पूजा को हौसला देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब यहाँ से मैं सारा मामला संभालूंगी, बस तुम यहाँ से मेरे घर पर वापस चली जाओ। उसके बाद पूजा अपना बैग वगैरह लेकर इस फ्लैट के बाहर जाने लगती है। अब उसके थोड़ी देर बाद एक अनजान बंदा आकर श्रुति को मारने पीटने लगता है। इसलिए अब श्रुति अपनी जान बचाने के लिए एक बोतल से उसके सर पर वार कर देती है, जिससे कि वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद श्रुति उसके हाथ पैर बांध देती है और उसे बाथरूम के टब में रख देती है। उसके बाद श्रुति अपने घर की भी साफ सफाई करती है और सारे सबूत मिटा देती है, जिससे कि देखने वाले को यही लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद उस लड़के का फोन एक बड़े से डब्बे में पैक करके बेंगलुरु में भेज देती है। अब उसके बाद हमें दूसरे सीन में एमएलए गुरुमूर्ति को दिखाया जाता है। बात यह है कि यहाँ पर एक अनजान बंदे को गुरुमूर्ति के काले धंधे के बारे में वीडियो मिल चुकी है
और वो अनजान बंदा उस वीडियो का यूज करके गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर रहा है। गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर कर वो उससे पैसों की डिमांड करता है। उसके बाद हम देखते हैं गुरुमूर्ति किसी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को सुनसान जगह पर बुलाता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कौन थे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हुई थी कि एक अनजान बंदे ने नीचे पड़े हुए फोन को चुरा लिया था और इत्तेफाक से उसी फोन में गुरुमूर्ति के सभी काले धंधे की वीडियो थी। उसके बाद गुरुमूर्ति एक छोटे डॉक्टर से पूछता है कि वो बंदा कौन था। तो वो डॉक्टर कहता है कि सर मैंने उसे बस देखा है, मैं उसे जानता नहीं हूँ। उसके बाद गुरुमूर्ति उससे और ज्यादा पूछताछ करता है और लास्ट में उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुरुमूर्ति अपने ही पास काम करने वाले कोटी नाम के एक बंदे को किडनैप कर लेता है। वो उससे पूछता है कि वो वीडियो उस बंदे के हाथ कैसे लगा। कोटी कहता है कि सर हम लोग उस दिन लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम मैं अन्नू से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और अन्नू से बात करने के बाद मैं फोन कट करना ही भूल गया। उसने वो वीडियो रिकॉर्ड की होगी भाई, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उस कॉल को कट ना करना ये भूल मुझसे अनजाने से हो गई, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। इस तरह से वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन फिर भी गुरुमूर्ति उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने ही आदमी को मार डालता है। खैर अब यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं, श्रुति को उसके घर वाले बुलाते हैं, इसलिए वो अपने गांव में आती है। दरअसल उसके घर वालों ने श्रुति को उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। श्रुति अपने घर वालों से कहती है कि मुझे इस वक्त शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है और इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकती। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिया नाम के एक पेशेंट ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन इसी दौरान वो मर जाती है। ये देखकर उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही डॉक्टर किरणमयी को कॉल करके बताता है। वो उसे कहता है कि डॉक्टर मैंने आपने जैसा कहा था वैसा ही किया और वो लड़की मर गई है। डॉक्टर किरणमयी उसे कहती है कि ठीक है, तुम एमएलए गुरुमूर्ति के पास जाकर अपने पैसे ले लो। उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि दरअसल सनी और सूरी नाम के 2 बंदे उस एमएलए गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद यहाँ बेंगलुरु में किरणमयी को एक पार्सल आता है जो कि श्रुति ने भेजा था, लेकिन जब डॉक्टर किरणमयी उस बक्से को खोलकर देखती है तो उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो बक्सा खाली होने की वजह से वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन दोस्तों शॉकिंग बात तो ये थी कि सृष्टि ने उस बक्से के अंदर फोन को इस तरह से छुपाया था कि वो किसी को पता ना चले। और सृष्टि ने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा, जो कि बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तभी हम देखते हैं कि श्रुति उस फोन पर कॉल कर रही थी, लेकिन बार बार उस फोन की रिंग तो बजती है लेकिन उसे रिसीव कोई नहीं करता, इसीलिए वो फोन फाइनली स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद श्रुति गांव से वापस हैदराबाद जाने लगती है, लेकिन वापस जाते वक्त श्रुति अपना फ्लैशबैक याद करती है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। श्रुति के घर वालों ने श्रुति को जॉब करने के लिए हैदराबाद भेज दिया था। हैदराबाद में श्रुति अपने दीदी और जीजा के पास रहती थी, लेकिन उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद श्रुति को ये समझ में आता है कि उसके दीदी और जीजा को प्राइवेसी नहीं मिल रही है और वो उन दोनों के रोमांस में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो उनके रूम से निकलकर हॉस्टल में रहने लगती है और इस तरह से उसके ऑफिस का काम भी अच्छी तरीके से चल रहा था। खैर उसके बाद हमें पता चलता है कि श्रुति का शरण नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है और शरण ने श्रुति को जॉब दिलाते वक्त मदद की थी। और इसी के साथ हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सनी और सूरी एमएलए गुरुमूर्ति को फिर से ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मौका देखकर गुरुमूर्ति के लोग इन दोनों को पैसे देने के बहाने से बुलाकर उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होना था, वो उनको पकड़कर मारने पीटने लगते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें ये फोन कैसे मिला, ये फोन तुम्हें किसने दिया और अन्नू कहाँ पर है। लेकिन उन दोनों को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं श्रुति जिस हॉस्टल में रह रही थी वहाँ पर जो लड़कियां रहती थी उनके बॉयफ्रेंड वहाँ पर बहुत ज्यादा मुलाकात करने के लिए आते थे। ये बात श्रुति को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो हॉस्टल को छोड़कर एक फ्लैट में रहने के लिए जाती है और वो जिस फ्लैट में रहने वाली थी उस फ्लैट में ऑलरेडी पूजा नाम की एक लड़की रहती है, यानी कि अब पूजा और श्रुति एक साथ ही उसी फ्लैट में रहते हैं। यहाँ पर श्रुति पूजा को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है, लेकिन वो उसे ये नहीं कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बल्कि वो पूजा को ये बताती है कि ये मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड की बात पूजा को पता चल गई तो वो उसे फ्लैट में रहने नहीं देगी।
उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति हैदराबाद पहुँच गई थी। वो वहाँ पर वापस आकर एक मेडिकल स्टोर जाती है जहाँ पर वो एक फर्स्ट एड किट खरीदती है क्योंकि उसने अपने फ्लैट में एक बंदे को बांधकर जो रखा था उसका उसे फर्स्ट एड करना था। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है और पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस को देखकर श्रुति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल श्रुति के पास आकर उसे पूछता है कि कल रात को इस अपार्टमेंट में चोर घुस आए थे। हर एक फ्लैट की तलाशी ली जा रही है और आप भी अपने फ्लैट को चेक कीजिए। ये सुनने के बाद श्रुति की जान में जान आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पकड़ी गई है। उसके बाद श्रुति अपने फ्लैट के अंदर जाकर इधर उधर घूमकर देखती है और पुलिस वालों के पास आकर कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई चोरी नहीं हुई है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में श्रुति बाथरूम में जाकर देखती है और वहाँ का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि वहाँ पर श्रुति ने जिस बंदे को बांध कर रखा था वो तो वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर अन्नू की लाश पड़ी हुई थी। अब श्रुति की आवाज सुनकर दोबारा से पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह से ये खबर पूरे मीडिया में वायरल हो जाती है। उसके बाद अपार्टमेंट में एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है रंजीत। अब आगे का सभी इन्वेस्टिगेशन यही करने वाला था। अब उसी टाइम पर यहाँ दूसरी तरफ एमएलए गुरुमूर्ति को ये बात पता चलती है कि श्रुति के फ्लैट में अन्नू की लाश पाई गई है और अगर पुलिस वाले इस केस के अंदर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें उसके काले धंधे के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो उस ऑफिसर को बुलाकर इस केस को दबाने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ अपार्टमेंट के पास पार्किंग एरिया में ही सीसीटीवी कैमरा मौजूद होते हैं। ऑफिसर रंजीत इसी कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है तो वो ये देखता है कि अनु तनिष को गन दिखा रही थी। पुलिस वाले तुरंत ही तनिष को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने अनु को क्यों मारा। तनिष पुलिस वालों से कहता है कि सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस उससे ड्रग्स खरीदता था। 1 साल पहले उसने मुझसे डील की थी कि अगर मैं उसका काम कर दूंगा तो वो मुझे 1 साल के लिए काफी सारा ड्रग्स देगी। इसलिए मैंने उसके कहने पर प्रिया नाम की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और कुछ महीने होने के बाद मैंने प्रिया को पकड़कर अनु को दे दिया। सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके कुछ महीने बाद जब मेरी मुलाकात प्रिया से हुई तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे तो मैं पहचान ही नहीं रहा था और उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी। मैंने सोचा कि अनु ने प्रिया के साथ ऐसा क्या कर दिया, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल जाकर पता करवाया। तब मुझे पता चला कि प्रिया के शरीर से बार बार स्किन निकालने की वजह से उसकी ये हालत हुई है और प्रिया को स्किन कैंसर होने की वजह से वो उसका ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन वो बीमारी ठीक न होने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। ये जानने के बाद मैंने तुरंत ही अनु को कॉल करके प्रिया के बारे में पूछा कि प्रिया के साथ तुमने ये क्या किया, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। और इसीलिए अनु ने मुझे इस अपार्टमेंट के पास बुलाया था। जब यहाँ पर मैं उससे मिलने के लिए आया और अनु को प्रिया के बारे में पूछा तो अनु मुझे बताने लगे कि बेंगलुरु में रहने वाले किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के वाइफ को प्रिया की स्किन चाहिए थी, इसीलिए प्रिया को फंसाने में मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इस तरह से अनु मुझे गन दिखा रही थी जो आपने सीसीटीवी में देखा। तब गुस्से से तनिष अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे वहाँ पर अपनी गन मिलती है। और दोस्तों, ये मूवी का स्टार्टिंग का सीन है जो कि एक बंदा फ्लैट से बहुत ही गुस्से से बाहर आ रहा था। वो बंदा यही तनिष है। तनिष उस गन को लेकर दोबारा से अनु के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर अनु नहीं मिलती। वो सारे अपार्टमेंट में अनु की तलाशी लेता है, लेकिन फिर भी अनु उसे कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए तनिष वहाँ से वापस चला जाता है। खैर, अब उसके बाद पुलिस वाले श्रुति को बुलाकर उससे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं। श्रुति रंजीत को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले जब श्रुति का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया था, इसके कारण श्रुति आज जल्दी से फ्लैट पर आ गई थी। लेकिन जब उसने बेडरूम में देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ पर उसके रूम में रहने वाली पूजा और उसका खुद का बॉयफ्रेंड शरण, वो दोनों मिलकर कांड कर रहे थे और उन दोनों को फिजिकल होता हुआ देखकर श्रुति को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि शरण ने पूजा को नहीं बताया था कि वो श्रुति का कोई दूर का रिश्तेदार नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये बात उसने छुपाई थी। अब यहाँ का नजारा देखकर श्रुति वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सुबह लौटकर वापस आती है।
श्रुति पूजा से कहती है कि शरण मेरा कोई दूर का रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और तो और शॉकिंग बात यह है कि वो हम दोनों को फंसा रहा है, धोखा दे रहा है। शरण की सच्चाई जानने के बाद पूजा बहुत रोने लगती है और श्रुति से कहती है कि दीदी वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। उसके बाद श्रुति पूजा को हौसला देती है और उसे कहती है कि इसके आगे का मामला मैं संभालती हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद शरण श्रुति के पास आता है। अब शरण को भी ये बात पता चल गई थी कि कल की रात श्रुति ने चरण को पूजा के साथ देख लिया था। अब शरण श्रुति को कुछ वीडियोस दिखाने लगता है और उसमें शरण ने श्रुति और पूजा के साथ जो कांड किया था उसका वो वीडियो होता है। उस वीडियो का इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अब तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बात मानना। मुझे बस तुम दोनों लड़कियों की स्किन चाहिए और इसीलिए मैंने तुम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शरण भी अनु से मिला हुआ है। उसके बाद शरण और श्रुति के बीच हाथापाई होने लगती है और फाइनली श्रुति चरण के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाथ टब में डाल देती है। उसके बाद वो शरण के जेब से फोन निकाल कर उस फोन को एक बक्से में पैक करके उसे वो बेंगलुरु में भेज देती है। दरअसल श्रुति के पास आने से पहले शरण ने डॉक्टर किरणमय का एड्रेस किसी पेपर पर लिखा हुआ था, इसलिए श्रुति शरण का फोन उसी एड्रेस पर भेज देती है। शरण का फोन वो पार्सल इसलिए करती है क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पुलिस वालों को ये बात पता चले कि शरण बेंगलुरु में है। उसके बाद श्रुति शरण की गाड़ी उसके फार्म हाउस के बाहर छोड़कर वापस आ जाती है और वहां से अपने गांव चली जाती है। अब वो उस ऑफिसर रंजित से ये कहती है कि मैंने तो बस शरण को सबक सिखाने के लिए उसे बांध कर रखा था, लेकिन पता नहीं सर वहां पर अनु की लाश कैसे आ गई। रंजित उसे पूछता है कि क्या तुम शरण को बांधने के बाद तुम्हारे घर से दरवाजा लॉक किए बिना कहीं पर गई थी। तब श्रुति अच्छे से याद करती है और रंजित को बताती है कि सर शरण को बांधने के बाद मैं बगल वाले फ्लैट में एक आंटी की हेल्प करने के लिए गई थी क्योंकि वो वहां पर नीचे गिर गई थी। तब रंजित कहता है कि हमें सीसीटीवी कैमरे से ये पता चला है कि शरण बहुत ही जख्मी हालत में उस अपार्टमेंट से बाहर गया है और वो कहाँ गया ये अभी हमने ट्रैक नहीं किया है। अब उसके बाद श्रुति ने कोई भी मर्डर नहीं किया था, इसलिए रंजित श्रुति को छोड़ देता है। श्रुति अपने जीजा के साथ अपने फ्लैट पर जा रही थी। खैर उसके बाद रंजित अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात करता है और उन्हें सारी डिटेल्स बताता है कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सा केस है। दरअसल अनु और शरण ये दोनों टीममेट है, ड्रग्स और स्मगलिंग का काम करते हैं, वुमन ट्रैपिंग करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं और इन दोनों के पीछे कोई बहुत बड़ा माफिया है। जब शरण श्रुति के फ्लैट पर गया था उसी वक्त तनिष भी अनु से मिलने के लिए आया था। इसी दौरान श्रुति ने शरण को जख्मी करके उसे बाथ टब में डाल दिया। जब श्रुति अपने बगल वाले फ्लैट के आंटी की मदद करने के लिए गई थी तब उसी वक्त अनु श्रुति के फ्लैट में आ गई और उसने शरण को इस हालत में देख लिया, लेकिन तब तक वहां पर श्रुति आ गई और इसलिए अनु वहां पर छुप गई। और उसके बाद जब श्रुति अपने फ्लैट को लॉक करके वहां से चली गई तो अनु कबर्ड से बाहर आकर उसने शरण के हाथ पैर खोल दिए, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में शरण ने अनु को मार दिया और उसे बाथ टब में छोड़कर वो वहां से निकल गया। और दरअसल शरण पीछे के रास्ते से बाहर गया था और शरण की ये चीज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि इसीलिए हमें शरण को फटाफट से ढूंढना होगा। अब यहाँ इस तरफ श्रुति अपने जीजा बॉबी के साथ अपने फ्लैट पर जा रही थी तो उस वक्त एमएलए गुरुमूर्ति के आदमी श्रुति की कार का पीछा कर रहे थे क्योंकि श्रुति की वजह से गुरुमूर्ति का भंडा फूट सकता था। अब उसका जीजा बॉबी श्रुति से पूछता है कि तुमने शरण के साथ इतना पंगा क्यों लिया और वो बचकर भाग गया है, अगर वो फिर से तुम्हें मारने के लिए आया तो। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं इस लड़की को इतना शातिर क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको अब पता चलेगी। श्रुति अपने जीजा से कहती है कि अरे जीजा जी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब श्रुति शरण को ठिकाने लगा रही थी तभी वहां पर अनु आती है और गन से श्रुति को डराने लगती है। अनु कहती है कि हम दोनों ने बड़े ही मुश्किल से तुम्हें फंसाया है तो ऐसे कैसे तुम्हें जाने देंगे। इसलिए श्रुति अपने बचाव के लिए अनु से फाइट करने लगती है और उसको जख्मी करके उसे भी बेहोश कर देती है। उसके बाद श्रुति अनु की गन लेकर शरण को डराने लगती है और उसे ड्रग्स लेने के लिए कहती है। उसके बाद वो शरण को अनु को जान से मारने के लिए कहती है। इसलिए अब अपने बचाव के लिए शरण वो ड्रग्स ले लेता है और अनु को भी जान से मार देता है। और इस तरह से श्रुति के कहने पर ही शरण पिछले वाले रास्ते से बाहर गया था।
ताकि श्रुति ये चाहती थी कि स्पेशली ये चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद जीजा श्रुति से पूछता है कि तो फिर शरण कहाँ पर गया। श्रुति कहती है कि अरे जीजा जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी भी ड्रग्स के साथ कोई भी पेन किलर की दवाई मिलाकर इस्तेमाल की जाए तो वो जहर की तरह असर करती है। इसलिए जब मैंने शरण को ड्रग्स लेने के लिए कहा था तब मैंने उसके अंदर पेन किलर की दवाई भी मिला दी थी। इसलिए शरण लकीली हॉस्पिटल तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद श्रुति खुद हॉस्पिटल में बुर्का पहनकर जाती है और अनु का फोन शरण के पॉकेट में रख देती है ताकि सभी लोगों को एमएलए गुरुमूर्ति के बारे में पता चल जाए। लेकिन दोस्तों यही फोन उसके पॉकेट से गिर गया था और आपको याद होगा वो दो लड़के सनी और सूरी उन दोनों को मिल गया था और उसी वीडियो की वजह से वो दोनों लड़के एमएलए को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद जीजा श्रुति से कहता है कि अरे यार, तुम उस एमएलए गुरुमूर्ति से पंगा क्यों ले रही हो? वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुमको भी मरवा सकता है वो। श्रुति कहने लगती है कि जीजा जी, मैंने सिर्फ एमएलए कहा, गुरुमूर्ति का नाम नहीं लिया। तो आपको गुरुमूर्ति का नाम कैसे पता चला? और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि श्रुति ने अनु के फोन में उसके जीजा का भी नंबर देखा था। उसके जीजा के कई सारे कॉल्स और मैसेज भी मौजूद थे, मतलब कि उसका जीजा भी एमएलए गुरुमूर्ति के साथ मिला हुआ है और श्रुति को फंसाने में इसका भी हाथ है। अब यहाँ पर एमएलए के आदमी उनकी कार का पीछा कर ही रहे थे तो श्रुति बॉबी की ही गन लेकर उन एमएलए के लोगों पर फायर करने लगती है। वो गुंडे सोचने लगते हैं कि ये बॉबी हम पर क्यों अटैक कर रहा है, इसलिए वो गुंडे अपनी गन से बॉबी को ही मार देते हैं। और दोस्तों तब तक वहां पर ऑफिसर रंजित और उसकी टीम पहुंच जाती है और ये लोग उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद एमएलए गुरुमूर्ति का वो वीडियो टीवी पर भी चलाया जाता है और ये न्यूज सभी तरफ वायरल हो जाती है कि एमएलए कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि स्मगलिंग का काम करता है और उसके बाद उसे बहुत बड़ी सजा सुनाई जाती है और श्रुति के शातिर दिमाग की वजह से ये केस सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।